हमारे शरीर का असली डॉक्टर कौन है? वो जो सफेद कोट में क्लिनिक में बैठता है, या फिर कोई और है जो हमारे अंदर ही मौजूद है? क्या कभी ऐसा सोचा है कि बार बार होने वाला सिर दर्द, स्किन एलर्जी या फिर वो बढ़ता हुआ ब्लड प्रेशर, इन सब के पीछे की वजह शायद एक ही हो? बिल्कुल। आज हम इन्हीं सवालों के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। हमारे पास आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन सेल्फ केयर हेल्थ अवेयरनेस प्लेटफॉर्म से मिली कुछ बहुत ही दिलचस्प जानकारी है। जी। और उनका एक बहुत सीधा सा तर्क है, बीमारी बाहर से नहीं आती, वो अंदर से बनती है। बिल्कुल। और ये प्लेटफॉर्म आयुर्वेद के एक बहुत ही गहरे सिद्धांत पर जोर देता है। शरीर स्वयं चिकित्सक है। शरीर स्वयं चिकित्सक है। हाँ, इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर में ना खुद को ठीक करने की एक अद्भुत शक्ति है जो पहले से ही मौजूद है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए, जैसे अगर घर में कचरा जमा हो जाए तो बदबू तो आएगी। सही बात है। वैसे जब शरीर में गलत खानपान, तनाव या देर रात तक जागना, ये सब कचरे की तरह जमा हो जाता है, तो शरीर सिग्नल देता है। जैसे बुखार, दर्द, गैस, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, ये असल में बीमारियां नहीं है। ये तो शरीर का तरीका है हमें बताने का कि अंदर कुछ गड़बड़ है। मतलब ये सिर्फ सिग्नल्स हैं, वार्निंग साइंस। एग्जैक्टली, वार्निंग साइंस। ये तो सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। स्रोत में एक बहुत अच्छी तुलना भी की गई है। जैसे एक कार के अलग अलग हिस्से होते हैं, और अगर इंजन में खराबी हो तो मैकेनिक सिर्फ इंजन पे ध्यान देता है ना? बिल्कुल। आज की मेडिकल साइंस भी कुछ वैसी हो गई है। लिवर का डॉक्टर सिर्फ लिवर का इलाज कर रहा है, और वो शायद ये नहीं सोच रहा कि उसकी दवा का किडनी पर क्या असर होगा। सही कहा। वो पूरे शरीर को एक यूनिट की तरह नहीं देख रहे। हाँ। इस बात को कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जा रहा है, और यही सोच एक विरोधाभास पैदा कर रही है। ये प्लेटफॉर्म कुछ आंकड़े सामने रखता है। भारत में अस्पताल और टेक्नोलॉजी तो तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों की औसत उम्र कम हो रही है। जी, जीवन प्रत्याशा कम हो रही है। यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन डिवीजन के अनुसार 2021 में ये सिर्फ 67.2 वर्ष थी। लोग अक्सर इसका दोष गरीबी या खाने में मिलावट या फिर प्रदूषण पर डाल देते हैं। हाँ, यही आम धारणा है। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात सामने आती है। स्रोत राकेश झुनझुनवाला, स्टीव जॉब्स, माइकल जैक्सन जैसे लोगों का उदाहरण देता है। जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। बिल्कुल, दुनिया की बेहतरीन सुविधाएं थीं, पैसा था, सबसे अच्छा खाना था, फिर भी वे गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। तो असली वजह क्या है? तो इस प्लेटफॉर्म के मुताबिक सबसे बड़ी वजह है अज्ञानता। अज्ञानता? हाँ, अपने शरीर के असली अंदरूनी डॉक्टरों को ना पहचान पाना। एक मिनट, मतलब जो चीज हम दिन में 5-6 बार करते हैं और जिसे पूरी तरह नजरअंदाज करते हैं। जी। स्रोत कह रहा है कि वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा डॉक्टर है। हमारे शरीर का पहला डॉक्टर मूत्र त्याग। सुनने में बहुत सामान्य लगता है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बहुत गहरा है। सोचिए, कोई जरूरी मीटिंग में है या क्लास में है, या बस आलस में। हाँ, या रात में नींद खराब होने के डर से यूरिन को रोक रहा है। जब ऐसा बार बार होता है तो इसका सीधा असर हमारे मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर पे पड़ता है। अच्छा, तो ये उसे कैसे प्रभावित करता है? मतलब वो तो बना ही इसी काम के लिए है। स्रोत इसे एक गुब्बारे के उदाहरण से समझाता है। गुब्बारा? हाँ, अगर आप एक गुब्बारे को उसकी क्षमता से ज्यादा फुलाकर कुछ दिन छोड़ दें तो क्या होगा? उसकी दीवारें कमजोर पड़ जाएंगी, उसकी इलास्टिसिटी चली जाएगी। बिल्कुल। ठीक वैसे ही बार बार यूरिन रोकने से हमारा ब्लैडर कमजोर हो जाता है, और फिर वो हर बार पूरी तरह से मूत्र को बाहर नहीं निकाल पाता। ओह, तो मतलब थोड़ी मात्रा में यूरिन हमेशा अंदर रह जाता है। जी। और वही बची हुई चीज फिर आगे चलकर समस्या बनती है, जैसे किसी पाइप में धीरे धीरे कचरा जम जाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और इसके दो मुख्य परिणाम होते हैं। पहला, प्रोस्टेट ग्लैंड पर लगातार दबाव पड़ता है और उसकी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। और दूसरा, ब्लैडर में जो थोड़ा बहुत यूरिन हमेशा बचा रह जाता है, उसमें मौजूद मिनरल्स धीरे धीरे जमा होकर पथरी बना सकते हैं। ठीक है, प्रोस्टेट और पथरी तक तो बात समझ में आती है, लेकिन स्रोत तो इसे और भी गंभीर समस्याओं से जोड़ता है, किडनी फेलियर से लेकर हार्ट अटैक तक। ये कनेक्शन थोड़ा मुश्किल लगता है। ये प्लेटफॉर्म इसे कैसे समझाता है? यहीं पर आयुर्वेद का एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है, जिसे कहते हैं उदावर्त। उदावर्त? जी, इसका मतलब है उल्टा प्रवाह। जब मूत्र के वेग को रोका जाता है तो उसका जो प्राकृतिक प्रवाह है, जो नीचे की ओर होना चाहिए, वो ऊपर की ओर होने लगता है। बिल्कुल। ये यूरिन वापस किडनी पर दबाव डालता है। इससे किडनी में सूजन आ सकती है, उसके फिल्टर करने वाले बारीक छेद बंद हो सकते हैं, और लंबे समय में किडनी फेल होने का खतरा भी बढ़ जाता है। जी हाँ।
ठीक है, किडनी तक का कनेक्शन समझ में आया, लेकिन दिल का दौरा ये एक बहुत बड़ा दावा है। आज की मेडिकल साइंस तो हार्ट अटैक को कोलेस्ट्रॉल और ब्लॉक नसों से जोड़ती है। यहाँ पर हमें बड़ी तस्वीर देखनी होगी। जब किडनी जाम होने लगती है तो वो खून को ठीक से साफ नहीं कर पाती। अब दिल का काम क्या है? खून को पंप करना। जब उसके पास बार बार गंदा बिना फिल्टर हुआ खून वापस आएगा तो उसे वही गंदा खून पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, मतलब दिल पर ज्यादा जोर पड़ेगा। बिल्कुल। इससे दिल पर दबाव बढ़ता है, उसका आकार बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और अंत में हार्ट अटैक का खतरा कई गुना हो जाता है। और शरीर में सूजन आना, यूरिक एसिड बढ़ना, ये सब भी इसी से जुड़ जाता है। बाप रे, मैं तो बस उन लंबी रोड ट्रिप्स के बारे में सोच रही हूँ, या सिनेमा हॉल में फिल्म के बीच में उठने के आलस के बारे में। कभी सोचा ही नहीं कि उस एक छोटी सी आदत का असर किडनी से लेकर दिल तक हो सकता है। मतलब इस नजरिए से देखें तो सिर्फ समय पर यूरिन जाने की आदत 20 से ज्यादा बीमारियों की जड़ काट सकती है। बिल्कुल। ये उल्टा प्रवाह यानी उदावर्त का कॉन्सेप्ट तो बहुत जरूरी लग रहा है। बिल्कुल। और ये सब शरीर से गंदगी बाहर निकालने से जुड़ा है। जी। तो क्या ये सिर्फ यूरिन रोकने पर ही लागू होता है या शरीर की दूसरी प्रक्रियाओं में भी इसका असर दिखता है? मुझे लगता है स्रोत में पाचन और मल त्याग पर भी काफी जोर दिया गया होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। शरीर का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण डॉक्टर जिसके बारे में ये प्लेटफॉर्म कहता है कि 90% बीमारियां वहीं से शुरू होती हैं, वह है मलत्याग की प्रक्रिया। 90%? हाँ, 90%। और यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर है जो समझना जरूरी है। एलोपैथी के अनुसार अगर कोई हफ्ते में 2-3 बार भी मल त्याग कर रहा है तो उसे सामान्य माना जा सकता है। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन में कम से कम 2 बार मल त्याग करना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो शरीर के अंदर गंदगी जमा हो रही है। और इस गंदगी से जुड़ी बीमारियों की सूची तो काफी लंबी है। फैटी लिवर, बवासीर, पीलिया, यहाँ तक कि पैरालाइसिस मतलब लकवा, माइग्रेन और आंखों की कमजोरी। जी। अब देखिए, फैटी लिवर, बवासीर तो समझ आता है, लेकिन लकवा, ये एक बहुत बड़ा दावा है। आज की मेडिकल साइंस में तो लकवे को दिमाग की नसों में खून के बहाव से जुड़ी समस्या मतलब स्ट्रोक माना जाता है। हाँ, माना जाता है। तो स्रोत इस कनेक्शन को कैसे समझाता है? ये आज की सोच से बहुत अलग है। ये वाकई में एक अलग दृष्टिकोण है। स्रोत के अनुसार जब हम मिर्च मसाले वाली सूखी चीजें ज्यादा खाते हैं या पानी कम पीते हैं तो बड़ी आंत में पानी की कमी हो जाती है। अच्छा। इससे मल सूख जाता है और कठोर हो जाता है और फिर वो आसानी से आगे नहीं बढ़ पाता, जिसे हम कब्ज कहते हैं। और फिर से वही उदावर्त वाली स्थिति बनती होगी। बिल्कुल। यहाँ भी उदावर्त यानी उल्टा दबाव बनता है। बड़ी आंत का मल और उसकी गंदगी पीछे की ओर यानी छोटी आंत में जमा होने लगती है। जब ये गंदगी छोटी आंत में जमा होती है तो वहां सूजन यानी इन्फ्लेमेशन होती है। इस प्लेटफॉर्म के अनुसार इसी को टाइफॉइड या आईबीएस का मूल कारण बताया गया है। आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम? जी, और ये शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करती है। अब आते हैं आपके सवाल पर कि इसका पैरालाइसिस से क्या संबंध है। हाँ, मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ। स्रोत इसे आयुर्वेद के वात दोष के सिद्धांत से जोड़ता है। उनके अनुसार शरीर में रुकी हुई गंदगी से जो गैस यानी वात बनती है वो और शरीर की बढ़ी हुई गर्मी दोनों खून में मिल जाती हैं। अच्छा, गैस और गर्मी खून में मिल जाते हैं। हाँ, जब ये गर्म और गैस युक्त खून बहुत तेजी से शरीर की नाजुक नाड़ियों में दौड़ता है तो ये दिमाग या शरीर के किसी भी हिस्से की नाड़ी को डैमेज कर सकता है, उसे फाड़ सकता है। और उससे पैरालाइसिस का खतरा होता है? जी, ये आधुनिक चिकित्सा के स्ट्रोक की व्याख्या से अलग है, लेकिन स्रोत का तर्क इसी पर आधारित है। अच्छा, तो ये शरीर को समझने का एक बिल्कुल अलग ही फ्रेमवर्क है। और बवासीर तो फिर कब्ज का सीधा नतीजा ही हुआ। बिल्कुल। जब सूखे मल को बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है तो वहां की नसें सूज जाती हैं। तो हमने शरीर से गंदगी बाहर निकलने की प्रक्रियाओं को समझा। अब जो शरीर के अंदर आता है उसका क्या? मेरा अंदाजा है कि अगला डॉक्टर हमारी सांस से जुड़ा है। एकदम सही। हमारा तीसरा और शायद सबसे अनदेखा किया जाने वाला डॉक्टर है श्वसन यानी सांस लेना। 8 से 10 बार गहरी और लंबी सांस लेना आदर्श स्थिति है। 8 से 10 बार? जी। लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग 1 मिनट में 20, 30, यहाँ तक कि 40 बार छोटी और तेज सांसें लेते हैं। स्रोत में इसके लिए एक बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। जैसे हम सब अपने दाहिने हाथ का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जी, तो वो बाएं हाथ से ज्यादा मजबूत हो जाता है ना? जी बिल्कुल। भले दोनों को बराबर पोषण मिलता हो
तो क्या इसका मतलब ये है कि जब हम छोटी और उथली सांसें लेते हैं तो हम अपने फेफड़ों की पूरी क्षमता का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे? आपने बिल्कुल सही समझा। हम अपने फेफड़ों को एक तरह से कमजोर बना रहे हैं। हाँ, फेफड़ों का लगभग 50 से 70% हिस्सा ठीक से काम ही नहीं करता। धीरे धीरे वहां के सेल्स कमजोर होकर मरने लगते हैं और दमा यानी अस्थमा जैसी बीमारियां होने लगती हैं। अच्छा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। स्रोत कुत्ते और कछुए का उदाहरण देता है। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। कुत्ता 1 मिनट में 60-70 बार तेजी से सांस लेता है और उसकी औसत उम्र 15 साल होती है। और कछुआ? वहीं कछुआ बहुत धीमी, लगभग ना के बराबर सांस लेता है और 300 साल से भी ज्यादा जीता है। हमारे ऋषि मुनियों की लंबी उम्र का राज भी यही प्राणायाम यानी सांस पर नियंत्रण ही था। तो गलत तरीके से सांस लेने के और कौन-कौन से ठोस परिणाम होते हैं जिनके बारे में ये प्लेटफॉर्म बताता है? देखिए, जब शरीर की हर कोशिका तक पूरी ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो खून एसिडिक और अशुद्ध हो जाता है। इसका सबसे पहला असर त्वचा पर दिखता है। एलर्जी, खुजली और रैशेस होने लगते हैं। अच्छा। फिर दिल को वही अशुद्ध खून पंप करने के लिए दुगनी मेहनत करनी पड़ती है, जिससे वो कमजोर होता है। और सिर दर्द, बालों का झड़ना? सिर में लगातार दर्द रहना, बालों का झड़ना और शरीर में बिना किसी कारण के कमजोरी बने रहना, ये सब भी अधूरी सांस लेने का ही परिणाम हो सकता है। ये तो कमाल है। जब भी हम तनाव में होते हैं या थके होते हैं तो लोग कहते हैं एक गहरी सांस लो। जी, ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक अच्छी सलाह नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरा वैज्ञानिक कारण है जो हमारे पूरे स्वास्थ्य की नींव है। बिल्कुल। तो आज हमने आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन के नजरिए से शरीर के 3 आंतरिक डॉक्टरों को समझा: मूत्र त्याग, मल त्याग और श्वसन। जी, ये तो बिल्कुल साफ है कि ये सिर्फ आदतें नहीं हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के 3 सबसे बड़े स्तंभ हैं। और सिर्फ इन पर ध्यान देकर ही कई आधुनिक बीमारियों की जड़ तक पहुंचा जा सकता है। आज की बातचीत के बाद एक विचार मेरे मन में रह जाता है। स्रोत में बताया गया है कि आयुर्वेद में ऐसे 13 आंतरिक डॉक्टरों की बात की गई है। जी, 13। हमने आज सिर्फ 3 पर चर्चा की है। सोचने वाली बात है, अगर बाकी 10 डॉक्टरों के बारे में भी इसी तरह गहराई से जान लिया जाए तो स्वास्थ्य के प्रति हमारा पूरा नजरिया ही कितना बदल सकता है। जी, और इस चर्चा को पूरा करने से पहले स्रोत में दिया गया एक महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर बताना बहुत जरूरी है, ताकि इस जानकारी को सही संदर्भ में समझा जा सके। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये एक साइंटिफिक प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य आपको किसी विशेष दवा या नुस्खा बताकर इलाज करना नहीं है। यहाँ आपको किसी एक पैथी से दूसरी पैथी में शिफ्ट नहीं किया जाता है, बल्कि किसी भी रोग को आयुर्वेद के दृष्टिकोण और उसके मॉडर्न साइंस के चश्मे से देखकर बीमारी के मूल कारण से अवगत करवाया जाता है, ताकि आप अपनी गलती को पहचान कर रोग की जड़ को ढूंढकर इसका जड़ से बिना दवा के इलाज कर सकें। ये कोई मेडिकल प्लेटफॉर्म नहीं है। ये आपको बीमारी की साइंस समझाने के लिए बनाया गया है। इसे किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट का ऑल्टरनेटिव न माने। अपनी विशेष गंभीर समस्या के लिए आप किसी अनुभवी डॉक्टर या आयुर्वेदाचार्य से संपर्क करें। भविष्य में होने वाली किसी भी अप्रिय घटना के लिए ये मंच किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा। अपनी सोच से अंतिम निर्णय आपको स्वयं लेना है। आजीवन बिना दवाओं के स्वस्थ रखना ही आरोग्य भारत प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य है। आज की यह जानकारी आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन सेल्फ केयर हेल्थ अवेयरनेस प्लेटफॉर्म के सौजन्य से थी।